हम लोग दोस्त मेरे क्या पढ़े हैं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए कि जल का आयतन कितने डिग्री सी पर अधिकतम था? 4 डिग्री सी पर। कितना डिग्री सी पर आयतन न्यूनतम था? आयतन और इधर क्या था? ताप। आयतन कितना डिग्री सी पर न्यूनतम था? 4 डिग्री। और घनत्व कितना पर महत्तम था? कितना पर? 4 डिग्री सी पर। घनत्व क्या था? क्या था? महत्तम था। घनत्व 4 डिग्री सी पर क्या था? महत्तम था। ध्यान देना, आयतन कितना डिग्री सी पर न्यूनतम? 4 डिग्री। और घनत्व कितना डिग्री सी पर महत्तम? 4 डिग्री। डिग्री सी पर ना। तो लड़का को जैसे मिलता है H2O का अधिकतम घनत्व कहता है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर ये मामला हो जाता है चला गड़बड़, क्योंकि यहाँ फ़ारेनहाइट है और यहाँ क्या है? डिग्री सी। अब 4 डिग्री घनत्व तो महत्तम होता है, अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर, लेकिन 4 डिग्री सी है यहाँ ऑप्शन में क्या दे दिया? 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बदलना होगा, बदलने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा C - 0 बटा 100 - 0 F - 32 बटा 212 - 32। और यहाँ डिग्री सी की जगह पर 4 देना होगा। 4 - 0 है तो 4 बटा 100 बराबर F - 32 बटा 180। 1 0 1 0 गया, बोला रे 18 चौका 72 F बराबर कितना आ जाएगा? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ आंसर ये होगा ना कि ये होगा। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से लिख। हड़बड़ा के मारिएगा, कितना डिग्री से मार दीजिएगा? 4 डिग्री से। हो गया एकदम आराम से। 99% बच्चे इसमें गलत करते हैं। वो 4 डिग्री देखते हैं, नहीं है डिग्री सी नहीं देखते हैं, मार देते हैं आंसर। बढ़े, अरे बढ़े, इसको सॉल्व कीजिएगा। आ रहा है ना इतना? 39.2। अगला पर चलते हैं। यदि जल को 10 से 0 तक ठंडा किया जा रहा है तो आयतन घनत्व दोनों की बात कर रहा है। कल हम पढ़ाए थे, आपको याद है? ये कितना डिग्री सी? इधर आयतन है कि घनत्व है? अगर ऐसा लेंगे तो कितना डिग्री सी? इधर आयतन है कि घनत्व है? तो भैया कितना से कितना कर रहा है? 0 से कितना? 10। ये 0 डिग्री सी है, ये 0 डिग्री सी है, और 0 से कितना कर रहा है? 10 डिग्री सी। बताओ क्या होगा? 0 से 10 कर रहा है, 10 से 0 कर रहा है, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा आयतन। जल का आयतन 4 डिग्री सी तक कम होगा फिर बढ़ेगा। तो 10 से 0 कर रहा है, इधर से बढ़ना है, तो 4 तक पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा। सही है कि गलत? यही मानना है। अगला देख लो, जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। 10 से जब करेंगे तो लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। अयोध्या जल का घनत्व लगातार घटेगा, घनत्व घटेगा रे। 10 से 0 जा रहा है, 0 से 10 नहीं आ रहा है, 10 से 0 लगातार बढ़ेगा कि घटेगा? तो जल का घनत्व लगातार घटेगा, 10 से 0 की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा ना। ये गलत है। जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर घटेगा फिर बढ़ेगा। 4 डिग्री सी पर घनत्व घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये तो गलत ना है। अब कुछ लोगों को इस पे डाउट होगा कि जल का घनत्व लगातार 4 डिग्री सी पर लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा। ये आधे है। ये 10 से 4 तक लगातार बढ़ेगा, 4 पर अधिकतम होगा। ये आधे आंसर है। हमको जाना 10 से कहां तक है? 0 तक। तो 10 से 0 तक देखो, ये जाएगा। जल का आयतन 4 डिग्री सी तक, 10 से 0 आ रहे हैं, 4 डिग्री सी तक क्या होगा? कम, और फिर बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे आश्चर्य भरी निगाहों से क्यों देख रहा है? हमको चला, हम थोड़ा हर जगह से बचाने के जुगाड़ में है कि जहां अगर तुम नहीं फंसोगे तो बच जाओगे। तो नहीं फंसोगे कैसे? ये तो बहुत लोगों को ये स्टेटमेंट भी सही लगेगा, ये भी सही लगेगा। हमको क्वेश्चन करा 10 से कहां तक जाने के लिए? 0। तो हमको 10 से 0 आना पड़ेगा। जो आंसर 10 से 0 आएगा वही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए, ये जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा, बहुत बढ़िया बात है। 10 से 4 तक लगातार बढ़ेगा, 4 डिग्री सी पर अधिकतम हो जाएगा, लेकिन ये 0 तक गया कहां? क्वेश्चन तो 10 से 0 का रहा है। बोलिए, आई करा जल का आयतन 4 डिग्री सी तक कम होगा, बहुत बढ़िया कम होगा, और फिर बढ़ेगा। सही है? तो जो आप घटेगा बढ़ेगा डायरेक्ट मार देते हैं उससे क्वेश्चन बनेगा नहीं, और जो डायरेक्ट आप 4 डिग्री सी मार देते हैं उससे भी क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, मामला हो जाएगा गड़बड़। अगला आप देखो, क्वेश्चन मजा आया समझ के? अगर आप कंटेंट लवर होंगे तो समझ में आया होगा। अब देखो दोस्त मेरे, ये आपका नया थ्योरी है, जो बच्चे जुड़े हैं यहां से कंटिन्यू कीजिए। ये आपका नीचे है दिल्ली, और अधिकतर हम क्वेश्चन बताते हैं, एक बार बढ़िया से देख लो। शिमला, यहाँ का तापमान मान लेते हैं T1 है, और यहाँ का तापमान क्वथनांक क्या है? T2। तो आप एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए कि नीचे से ऊपर जाने पर दाब का मान जो है घटता है, और दाब जब घटेगा ना तो क्वथनांक भी घटेगा, और क्वथनांक घटेगा मतलब जल्दी वाष्पीकृत होगा, अर्थात वाष्पन की दर कम बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। रुक जा, हमने कहा नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता, तो क्वथनांक भी क्या होता है? घटता। क्वथनांक घटता मतलब नीचे अगर 100 डिग्री पर पानी खोलेगा तो ऊपर 60 पर खोलेगा, तो 60 पर खोलेगा जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा, तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी यहाँ अगर 100 डिग्री सी पर खोलेगा तो यहाँ 100 डिग्री सी से कम पर खोलेगा। बोलो हाँ। एक मिनट, इसको अच्छे से समझ लो। हमने कहा कि नीचे से ऊपर जाने पर, आपको ये पता है ना कि नीचे से ऊपर जाने पर समुद्र तल से ऊपर जाने पर दाब घटता है कि बढ़ता है? घटता है। और जब दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। क्वथनांक घटेगा मतलब यहाँ अगर 100 डिग्री सी पर दिल्ली में पानी खोलेगा तो यहाँ कितना पर खोलेगा? 100 से कम पर खोलेगा। अगर यहाँ T1 है और यहाँ T2 है तो T1 बड़ा होगा और T2 क्या होगा? छोटा। जल्दी से लिख। हो गया? एकदम आराम से चला। सीखने के दृष्टिकोण से भी हम दिए हैं। पता चला खूब लगी 10 दिन 10 कक्षा सीखे कुछ नहीं, तो फिर बच्चा मेरे पास आएगा, फिर बुलाएंगे तो नहीं आएगा। इसे बढ़िया से सिखा देंगे तो फिर बुलाएंगे, फिर आएगा, फिर पढ़ेगा। पढ़े। आपके जीवन में चला कम से कम 100 फैक्ट्स हम डाल देंगे साइंस के, जो आपको बहुत मजबूत बनाएंगे। हो गया? अब बताओ, नीचे दिल्ली है कि नीचे शिमला है? हम लोग कहते हैं पहाड़ों पर चलो शिमला मनाली, कभी कहते हैं पहाड़ों पर चलो दिल्ली, क्योंकि शिमला कहाँ है? पहाड़ पर। तो नीचे से ऊपर जाने पर दाब घटता है तो क्वथनांक क्या होता है? घटता है। वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी वाष्पीकृत होगा कि धीरे धीरे? यहाँ अगर पानी 100 पर खोलेगा तो यहाँ कितना पर? 100 से कम। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना दोस्त मेरे, पढ़ाते पढ़ाते पढ़ा ही देते हैं, वाष्पीकरण कभी पानी का किए हो?
नहीं किए हो? वाष्पीकरण हर एक ताप पर होता है। पानी को कुछ मत करो, चढ़ा दो, अतन आग दो, ताप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ। तो वाष्पीकरण हर एक ताप पर की एक ताप पर? वाष्पीकरण हर एक ताप पर। बोलो हाँ। वाष्पीकरण एक ताप पर की हर एक ताप पर? अब बताओ गर्मी में ज्यादा ना होगा तो वातावरण पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? हाँ। क्षेत्रफल थाली में ले लो, लोटा में ले लो, ज्यादा वाष्पीकरण कहाँ होगा? थाली में। तो भैया वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर, वाष्पीकरण क्षेत्रफल पर निर्भर कर, थाली में ज्यादा होगा कि कम करता है? क्वथनांक का नाम सुने हो? जैसे देखो जल का क्वथनांक कितना डिग्री सी? 100 डिग्री सी। हर एक ताप पर होता है कि ये निश्चित ताप होता है? हाँ। क्वथनांक का मतलब होता है खोलना, क्वथनांक का मतलब खोलना, ये निश्चित ताप होता है। जैसे जल का 100 डिग्री सी, जैसे टंगस्टन का 3380 डिग्री सी। लेकिन बताओ किसी का वाष्पीकरण बिंदु आप जानते हैं? क्योंकि वो भी नहीं करता, वो हर एक ताप पर होता है। जल्दी लिख। हो गया? हुआ? समझ में आया कि नहीं? वाष्पीकरण एक ताप पर कि हर एक ताप पर? बहुत बढ़िया बात। और क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, वातावरण पर निर्भर करेगा, क्वथनांक निश्चित ताप पर कि हर एक ताप पर? निश्चित ताप पर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देख लीजिए क्या है। यदि दिल्ली T1 है, ये देखिए दिल्ली क्या है? T1। शिमला का क्वथनांक और T2 शिमला के पानी का क्वथनांक है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? T1 बड़ा कि T2 बड़ा? T1 पर 100 डिग्री सी अगर यहाँ होगा तो 100 से कम यहाँ होगा, T2 छोटा। आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? डी पर बोल ना। अगले में चलें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है। वह ताप, क्वेश्चन चला अजीबोगरीब पूछ दिया था 2014 में। क्वेश्चन था वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्प द्वारा यह वायु संतृप्त हो जाती है, इसी को कहते हैं ओस बिंदु। अब देखो क्या है? वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन में वास्तव में उपस्थित वाष्पन द्वारा वायु संतृप्त हो जाती है, अर्थात वायु द्रव में बदल जाती है। वायु किस में बदल जाती है? अभी देखो ओस क्या होता है? जब वातावरण की वायु ठंडे के मौसम में ठंडा होकर पानी का रूप ले लेती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओस। अच्छा अभी ओस बनता है क्योंकि अभी ठंडापन नहीं है। जब उस टाइम ठंडा रहता है तो वायु का जो मॉइस्चर रहता है उसको वो ठंडा करके पानी में बदल देता है, तो वही क्या बन जाता है? ओस। और उसी बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस बिंदु। कहता है वह ताप जिस पर वायु के दिए गए आयतन, मान लो वायु का इतना आयतन तुमको मिल गया इतना, ठीक है, में वास्तव में उपस्थित वाष्प, एकरा में जो वाष्प है, वाष्प किसको कहते हैं? जब जल गैस अवस्था में होता है तो उसको क्या कहते हैं? वाष्प। एकरा में जो वाष्प द्वारा यह संतृप्त हो जाता है, संतृप्त होना मतलब स्थायी हो जाना। अब वाष्प स्थायी कब होगा? तो वो द्रव बनेगा। वाष्प स्थायी कब होगा? जब वो द्रव बनाएगा। तो यह बिंदु कौन बिंदु कहलाता है? तो देखो एकदम सिंपल है, ये जो वायु है, अब वायु में जो वाष्प और वायु में क्या अंतर है? वायु हवा है और वाष्प जल को बूंदों में तोड़कर जो बनता है वो वाष्प है। कभी वायु को वाष्प कहते हैं। अभी अगर पानी का फव्वारा आने लगे गरम गरम, हम लोग क्या कहते हैं? वाष्प है। तो ये जो वायु के कण है, इसमें जो ये वाष्प है, वायु के कण में देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो वाष्प है, ये जो वाष्प है, ये क्या है दोस्त मेरे? वाष्प है। क्या है? ये वाष्प जो है उपस्थित वाष्प द्वारा वायु संतृप्त होता है। वायु संतृप्त, संतृप्त होना मतलब वाष्प का किसमें बदल जाना? वाष्प का किसमें बदल जाना? द्रव में। अब वाष्प का द्रव में बदलने से क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। वाष्प जब द्रव में बदलेगा तो ये क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा रे। पानी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओस। और इस बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस बिंदु। जल्दी से लिख। जब वायु, अब क्वेश्चन पूछेगा वायु संतृप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तो कहेंगे वाष्प से किसमें बदल जाएगा? द्रव में। अब वाष्प से द्रव में बदल जाएगा और इसी बिंदु को कौन बिंदु कहते हैं? ओस बिंदु। एक बार न्यूमेरिकल का सीरीज लाइए, आएगा आएगा दोस्त, वो भी आएगा। हो गया? हम एग्जाम से पहले हर वो चीज पढ़ा देंगे जिसके कारण मेरे ऊपर कोई इल्जाम न लगे। न तो लड़का कहेगा रियल राजा बना है रे तू, क्वेश्चन बना ना हो तो हार। हो गया? लड़का चलाओ 2 मिनट नहीं लगता उसको गरियाने में। अब बात भी उचित है, जब हम कह रहे हैं कि हम रिस्क लिए हैं तो मेरा कर्तव्य है कि हम उसको पढ़ा दें, और नहीं पढ़ाएं तो पूरा कर्तव्य हमारा खाली देने का। क्योंकि हम रिस्क नहीं, हम ही कह दे कि भैया तुम जानो, तो जहाँ पढ़ना पढ़ो, हम ये पढ़ाएंगे, अगर पैसा लेंगे ये पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। हम तो बच्चा तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सारा जिम्मेवारी साइंस के हमारा है, कैसे होगा जे तुम्हारा बच्चा सब क्या हमारा नाम लिख दो, जहाँ परीक्षा पहले पढ़ा देंगे, हमारा दूसरा चीज पढ़ना है उन्हें पढ़ो। जे थोड़ा साइंस में लगता है ना कि यही हमारा बचल है, वो टॉपिक लिखो, नाम हमारा आगे हमारा नाम लिख देना। तो लगता है पीरियोडिक टेबल कैसे होगा, हमारा नाम लिख देना, आगे आएगा। ठीक ना? बाकी दोस्तों सब्जेक्ट पढ़ो, बाकी के टेंशन पे छोड़ दो, तो जो बनता है उसको बनाओ, बाकी को छोड़ दो। अगला देखो, ये भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, हमको लगता है रेलवे का पूछा गया अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। अभी क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम है। ऊष्मागतिकी का क्या है? शून्यवान नियम है। आप कहेगा ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या है? देखो दोस्तों, बार बार कहते हैं क्वेश्चन को बना लेना, क्वेश्चन को टाइम से सही बना लेना, दोनों में अंतर है। तुम क्वेश्चन को बना लोगे उससे नौकरी नहीं होना है, क्वेश्चन टाइम से सही बना लो नौकरी हो जाए। कहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम तब जानता है कि अगर ए का ताप किसके बराबर हो? बी के ताप, और बी का ताप सी के ताप बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर है। इसमें कुछ एनालाइजेशन है जिसको समझिएगा। पहले तो ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम किसके बारे में बताता है? ताप के बारे में। इसमें कितने लोग, कितनी निकाय है, कितना सिस्टम है? ए बी सी नहीं है, ये एक सिस्टम है। ये बी सी नहीं है, क्या है? एक सिस्टम है, एक मशीन है कि अगर ए मशीन का ताप बी मशीन के बराबर, बी मशीन का ताप सी मशीन के बराबर, तो ए और सी का ताप बराबर। जैसे मेरे पास 5%, इसके पास भी 5%, मेरा पैसा इसका पैसा बराबर, इसके पास भी 5%, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसके पैसा के बराबर, ये दोनों का पैसा बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका पैसा 5%, इसका 5%, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर, इसका पैसा इसके पैसा के बराबर होगा। वही तो कह रहे हैं, एक ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, एक ताप सी के ताप के बराबर। लेकिन मामला ये फंसता क्या है, क्योंकि एग्जाम चला सिलेक्शन का नहीं, रिजेक्शन के लिए होता है।
आपको छांटने का 100 बुद्धि लगाएगा। इसमें कितने सिस्टम है? एक, ये दो, कि तीन? कितने सिस्टम? 3 सिस्टम है। सिस्टम को ही हम लोग निकाय कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। इसमें कितने सिस्टम है? अरे कितने सिस्टम है? और हम ये कह सकते हैं, देखो उसमें शून्य नियम को पढ़ना और क्वेश्चन के लिए पढ़ना दोनों अलग अलग बात। कितने सिस्टम है इसमें? 3। और हम ये कह सकते हैं, एक होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का नाम सुने हो? नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समतुल्य। बोलो रे, समतुल्य का इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर। हम इसको कह सकते हैं ये तापीय साम्य। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। इक्विवेलेंट का मतलब समतुल्य, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्य। हम ये कह सकते हैं यह ताप के साम्यावस्था को दर्शाता है। साम्यावस्था मतलब इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। आप कहिएगा समझे नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है समान। इक्विलिब्रियम का मतलब समान। साम्यावस्था का मतलब होता है समान। तो बताओ साम्यावस्था को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है? मेरा पैसा उसके पैसा के बराबर, उसका पैसा उसके पैसा के बराबर। हम लोग आपस में साम्यावस्था में हुए कि नहीं हुए? आपको कहेगा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम किस अवस्था को बताता है? साम्यावस्था को। किसके बारे में बताता है? ताप के साम्यावस्था। कितने निकाय है? 3। क्लियर है? इसको लिख लो। जल्दी लिख। जहां गैप दिया है उसका भी उपयोग कीजिए। चला एक आध 2 क्लास बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ना? पक्का ना? हाँ, रेगुलर ही रहने दें। वाह, इतना उच्च विचार लाता कहां से रे? ये चलो की लगता है मतलब कुछ टिक टिका दिया, कुछ तरह पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर कंटेंट जो तुम्हारे लिए जरूरी है वही पढ़ा, ताकि तुमको लगे हर क्लास मेरे लिए उपयोगी है। हो गया? अब आ जाओ दोस्तों, कितने सिस्टम होंगे? कितने? सब एक दूसरे से साम्यावस्था में होगा। बहुत बढ़िया बात। अब पढ़ो। ऊष्मागतिकी का शून्यमान नियम यह बताता है दो प्रणालियां, अब देखो इसमें झोल है, दो प्रणाली तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम है। जैसे मैं और ये, तब तुम अगर कहें तो हम दोनों तुम्हारे लिए हैं। जैसे आपको हमको कहते मेरे मम्मी पापा कि माँ और पिता तो बेटा, तो मेरे लिए वो दोनों हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो दोनों है तो हम हैं। अगर ये ए बी के बराबर बी सी के बराबर है तो, अर्थात अगर ये दोनों है, ये दो है, तब तीसरा है। हाँ कि ना? मम्मी पापा हैं तो हम हैं, हाँ कि ना? वो दोनों हैं तब तीसरा है। कहते हैं आप पढ़िएगा, दो ऊष्मागतिकी प्रणालियां सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में है। गड़बड़ कर दिया। दो एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, इसी कारण तीसरा भी है। ये गड़बड़ हुआ कि सही हुआ? यदि दो प्रणालियां ऊष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेगी। अगला भी पढ़ते हैं, इसे नहीं करो। फिर कहता है यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन में नहीं है, ये गया बुरा में। यदि दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो तो वो एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होगी। जब ये दो प्रणालियां आपस में ऊष्मीय संतुलन में हो तो तीसरी सब एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में होगी। कौन होगा? ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन लग रहा है? बी कि डी? जब दो प्रणालियां, यहां तीसरी प्रणाली का जिक्र किया है, यहां तीसरी प्रणाली का जिक्र किया है। जब दो प्रणालियां ऊष्मा संतुलन में, तीसरी प्रणाली भी ऊष्मीय संतुलन में रहेगी? नहीं, जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मीय संतुलन में हो तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मीय संतुलन में होगा। आंसर बताए, ए की बी की सी की डी। एक दूसरे के साथ न है हो। हम, मेरे मम्मी, मेरे पापा अकेले अकेले संतुलित हैं। व्हाट इज द आंसर? डी फॉर डॉग ना? आपको नहीं लग रहा अधिकतर बच्चा यहां भटक जाएगा? आप पिछला क्वेश्चन में आपको नहीं लग रहा था अधिकतर बच्चा 4 डिग्री फ़ारेनहाइट मार देगा? बोले रे, वही सबसे चला तरफ बचाना है अगला। लेकिन जब नौकरी हो जाएगा ना, कहेगा इसके जाऊ क्या पढ़ाएगा, पढ़ाने आता है? आप पगला है जी। कौन कौन कमेंट करेगा? हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। चला, हमारे तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं, हम मानते हैं, लेकिन तू तेरे में समझने की कैपेसिटी है, इसलिए हम इतना टफ चीज समझा पा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साफ है 1% कम करिए देंगे तो लास्ट में मनवा लेंगे कि हाँ गुरुजी हमारा 5 क्वेश्चन हम ज्यादा बना इसलिए मेरा काम हुआ। अब गौर फरमाना, एक बात बताओ, तुम बताओगे अगर मान लो ये बर्फ है, बर्फ है, बोलो ना, एक पिघला देते हैं, पिघला देंगे तो हाइट घटेगा कि बढ़ेगा? एकरा में भी कौन ऊर्जा होगा? हाइट है, एकरा में कौन ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा। और बताओ अगर ये पानी है, एकरा हम खौला देते हैं तो खौला के नीचे जाएगा कि खौला के ऊपर जाएगा? तो कौन ऊर्जा होगा? गतिज ऊर्जा। ऊपर जाने के कारण कौन ऊर्जा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। हाइट के कारण इसमें कौन ऊर्जा होगा? पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा ध्यान रखना, गलन और क्वथन में, गल रहा है, खौल रहा है, किस ऊर्जा की भागीदारी होती है? स्थितिज ऊर्जा की। लिख लो एक लाइन, गलन एंड क्वथन। क्वथन मतलब खोलना में पोटेंशियल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी भी होता है खोलने में, लेकिन वो बहुत कम होता है, भागीदारी होती है गलन और क्वथन में। वो लड़का लिखता है पागल कई प्रकार के होते हैं, आपके जैसे पागल की जरूरत है सर जी। आई ऑल्सो वांट टू बी अ पागल लाइक यू। वाह क्या बात। लेकिन ये पागल बनने के लिए मेहनत करना होगा। तो अगर मेहनत करना है, चला सब कभी पगला है, समझ ले तू अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। पगला है कभी मतलब नहीं नंगे घूमने लगना। अब देखो, गलन एवं क्वथन में पदार्थ के अणुओं की कौन सी ऊर्जा होती है? कौन ऊर्जा? सही है,
गलन एवं क्वथन में कौन सी ऊर्जा होती है? कौन ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक बात बताओ चिका, हमने क्या सीखा है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर। हम लोग सीखे हैं ना, क्या सीखे हैं कि अगर हाइट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, वेग रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी। हाइट रहेगा तो क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब वेग रहेगा तो क्या? काइनेटिक एनर्जी। ये तो हम लोग सीखे हैं कि नहीं? अरे हाइट रहेगा तो कौन ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी। वेग रहेगा तो कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। बोला हाँ। एक बात बताइए चला जी, कि अगर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझना, कि हाइट रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, वेग रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी। अरे बोलो, एक बात बताइए, आपके घर में ध्यान दीजिएगा, नमक है 100 बोरा, कितना बोरा? और चीनी है 5 दाना, 5 को दाना। आपको कहेगा आपके घर में क्या है? एक ऑप्शन नमक, एक ऑप्शन नमक, दूसरा ऑप्शन चीनी। क्या मारिएगा? कोई एक को चुनना है। और नमक और चीनी दोनों भी ऑप्शन में रहेगा, तैयो चूंकि 500 बोरा अब 5 दाना है, तो नमक मारिएगा कि चीनी मारिएगा? क्योंकि चीनी निग्लिजिबल राशि, निग्लिजिबल परिमाण में। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं? नहीं बुझा रहा है? देखो बढ़िया समझना, अगर हम हेलीकॉप्टर की बात करें, एक चलते हेलीकॉप्टर की हाइट है कि नहीं है? तो पोटेंशियल एनर्जी है, गति भी है ना, काइनेटिक एनर्जी भी है। बोले हाँ। लेकिन दोस्त मेरे, अगर चलते हेलीकॉप्टर में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों ना, अगर मैं कहूं चलती गोली, हम यहां से गोली चला रहे हैं, हिचकाएं, अब बताओ हमारा की होगा? तुम कहोगे हाइट भी है और गति भी है। हम कहेंगे नहीं बाबू, तो अगर गति की तुलना में हाइट काफी निग्लिजिबल है, बोलेंगे, इसलिए इसमें केवल और केवल कौन एनर्जी है? अगर तुमको कहेगा भंडारित पानी, जैसे दोस्त होता क्या ना, पता नहीं चलता रिजल्ट मेरा क्यों नहीं हुआ, दूसरे का क्यों हो गया। उसका रीजन है, बच्चों को लगता है पढ़ने से रिजल्ट होता है। सच पूछिए तो पढ़ने से रिजल्ट होता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने से रिजल्ट होता है, अपनी सारी कमियों को दूर करके रिजल्ट होता है, और तब जाके आपका काम होता है। अगर हम कहते हैं भंडारित पानी, एक में दोस्त मेरे पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर हम कहते हैं बहता पानी, तो लड़का कहेगा में तो हाइट भी है सर। आप कहिएगा 100 रुपए में हाइट भी तो है, पानी वाला हाइट तो है, तो वही वो बात हो गया, ये 5000 बोरा नमक है, 5 दाना चीनी है। बोलिए तो एक्चुअल आंसर इसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्त मेरे बच्चा क्या करता है, भंडारित पानी पूछे कि बहता पानी पूछे, याद है पानी होगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी मार देना, अब मार के क्या कर लेता है? गड़बड़ा देता है। तो दोस्त मेरे इसका प्रॉपर वे में आप ध्यान रखिएगा कि अगर पोटेंशियल, यहां देखो पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह निग्लिजिबल है, इसलिए उसको जीरो मान लेते हैं, और अगर दोनों ऑप्शन रहेगा भी तब भी क्या मारेंगे? काइनेटिक एनर्जी। बांध में भंडारित पानी कौन ऊर्जा? पोटेंशियल एनर्जी। आप बहता पानी, काइनेटिक। जल्दी लिख। इंटर आईटीआई साथ में किया, ठीक है, काम तो कर लिया। इंटर आईटीआई साथ में क्या सिर्फ आईटीआई की डिग्री लगाओ? बोले तो पानी जब वाष्प बनेगा, आपको कहेगा क्वथन, क्वथन का मतलब वाष्पीकरण नहीं है, पीछे अभी जस्ट पढ़ाए हम आपको। क्वथन और वाष्पीकरण दोनों अलग अलग। क्या क्या? जो गोरखा खड़ा है, हाँ बोलो। देगा ही नहीं, कभी तो देगा। निम्न से कौन दूध देता है? आम, कटहल, लीची, अमरूद। तुमको दे देगा तब? अब अगर कोई माई बाप है, देगा वही ना चला जो दे सकता है, चूस चाटने करो। अरे चला, जो सवाल बनेगा वही ना देगा, जो सवाल बन नहीं सकता वो दे। नॉर्मल चीजें जो है उसको पढ़िए ना। हम थोड़ा पढ़ाएंगे, बताओ कि उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर में दोनों ऊर्जा। तुमको मान लीजिए तनी हेलीकॉप्टर चल दिया, तनी रुक गया, तनी चला, तनी रुका, अब बताइए कौन ऊर्जा होगा? अरे दोस्त, पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि जबरदस्ती का एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हो गया? फिर समझाते हैं, हेलीकॉप्टर में हाइट भी है और गति भी है। एक बात बताओ, क्या हेलीकॉप्टर का हाइट निग्लिजिबल है? क्या हेलीकॉप्टर की गति निग्लिजिबल है? लेकिन बताओ चलती हुई गोली में हाइट तो निग्लिजिबल है, क्योंकि गति गोली की इतनी ज्यादा होती है और हाइट इतना कम होता है। हाइट बहुत होगा तो मनुष्य चलाएगा 5 फीट का आदमी 3 फीट पे गोली चलाएगा, 3.5 फीट पे गोली चलाएगा, ऐसे चलाएगा तो 5 फीट पे चलाएगा। ऐसे कौन चलाता है? पगले होगा, मारेगा, चल जाएगा मनुष्य बोरा में। इसलिए यहाँ चलती हुई गोली में पोटेंशियल एनर्जी को निग्लिजिबल मानेंगे, और बहते हुए पानी में पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानेंगे? निग्लिजिबल। लेकिन भंडारित पानी में क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी, उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। लेकिन भंडारित पानी, क्वेश्चन पूछा है आपका, एनसीईआरटी का सवाल है, भंडारित पानी जब चल दिया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। अगर ये बंद है और बंद में भंडारित पानी है, तो लड़का कहता है मास्टर साहब बंद मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वो बात ठीक है, लेकिन पानी पेन स्टॉक के माध्यम से जाता है तो यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल जाता है? लिख लो एक लाइन, एक लाइन लिख लो, लिखाएं। बांध में भंडारित पानी जब बाहर निकलता है, बांध में भंडारित पानी जब बाहर निकलता है तो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज। क्लियर है? अगला बताइए, तो सब मार देगा। ऊनी कपड़ा शरीर को गर्म रखता है, क्योंकि वो गर्मी देता है कि लेता है? देता है। ये ऊनी कपड़ा अगर आप पहनते हैं ना दोस्त, ये गर्मी देता लेता नहीं है। आपके शरीर का ताप जो होता है ना, वो 37 डिग्री सी है। कितना है? तुम बताओ, अभी रूम का टेम्परेचर 37-38 डिग्री सी है। तो ठंड के टाइम में बाहर का टेम्परेचर जब 5 डिग्री सी 10 डिग्री सी हो जाता है, तो उच्च ताप से निम्न ताप में उष्मा का प्रवाह ना हो सके, इसके लिए हम लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। और ऊनी वस्त्र उष्मा का क्या है? कुचालक। ये उष्मा देता नहीं है, लेता भी नहीं है, उष्मा को बाहर जाने से रोकता है, और यह उष्मा का क्या है? कुचालक। लिख लो, ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र उष्मा का कुचालक है।
इसलिए यह शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोका है, शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोका है। अच्छा टली दिया रोका है। या ऊनी वस्त्र उष्मा न देता है न लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊनी वस्त्र न उष्मा देता है न लेता है। हड़बड़ा के नहीं मारना चला है, नॉर्मल क्वेश्चन भी गलती होता है। का आंसर बताओ। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों? क्यों रे? शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन उष्मा का कुचालक है कि सुचालक है? ऊन शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, घटा देता है। आंसर क्या होगा? ए। ऊन उष्मा का क्या है? क्या है? कुचालक। क्लियर है? बोलो ना रे। हाँ, पर्वत से गिरते हुए पानी में दोनों ऊर्जा होगा, पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी। हाँ, छत पर लड़का दौड़ेगा तो हाइट भी है, गति भी है, दोनों ऊर्जा होगा। इतना हम पढ़ाएं, काय पूछ रहा है? जबरदस्ती प्रतिष्ठा बचाने के चक्कर में क्वेश्चन नहीं पूछ लो। छत पर लड़का दौड़ेगा तो हाइट भी है, गति भी है। चला जो अपवादित था वो हम पढ़ा दिए, जेकरा में फंसेगा तू। आ छोड़ो, उतना झोल झाल नहीं करना। गोली अब बहता पानी काइनेटिक एनर्जी। बाकी सब जगह हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी, वेग है तो गतिज ऊर्जा, दोनों है तो दोनों ऊर्जा, दोनों में से कोई नहीं है तो कोई ऊर्जा। अपवाद हुए चलती हुई गोली में कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। अब बहते हुए पानी में कौन ऊर्जा? काइनेटिक एनर्जी। चलती हुई गोली काइनेटिक एनर्जी, बहते हुए पानी काइनेटिक एनर्जी, चलती हुई गोली काइनेटिक एनर्जी, बहता हुआ पानी काइनेटिक एनर्जी। बाकी सब जगह हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी, जहां वेग है, गतिज ऊर्जा, दोनों है दोनों ऊर्जा, दोनों में से कुछ नहीं कोई ऊर्जा। मान लो जमीन पर रखा हुआ पत्थर, ना हाइट है ना गति है, कोई ऊर्जा होगा? थैंक यू वेरी मच। आ जाइए सर। है चुप चुट्टा, एक कहना किया देख लो। कोई आदमी 55 मंजिला से गोली चला रहा है तो हाइट होगा? एक पर एक एक्सपेरिमेंट वाला बच्चा चला, तुमका 2.25 घंटा का रेगुलर डोज है, बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है? आप मुतने के लिए भी नहीं उठ सकते। थैंक यू। और एक बार हमारी टीम के लिए जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए।